जो दुनिया का एक लौता गोल्डन कोर कल्टीवेटर था। वो लगभग 100 साल तक दुनिया से दूर पहाड़ों में रहता था, लेकिन इतने सालों बाद उसको ऑनलाइन चैटिंग का नशा लग गया। ऑनलाइन ही उसकी बात एक कॉलेज गर्ल की खूबसूरत लड़की लियू फे से होने लगी। धीरे धीरे दोनों काफी क्लोज हो गए और फाइनली मिलने का प्लान बन गया। जब लियू फे उससे मिलने आई और उसने बुढ़े आदमी के प्योर सफेद बाल देखे तो वो बिल्कुल शॉक हो गई। साले बुड्ढा, तूने बोला था तू 20s का है, मगर तेरी हालत तो देखकर लगता है तेरी गांड भी एक्सपायर हो गई है। बुड्ढा सीरियस फेस के साथ बोला, अरे देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने जो बताया मैं उतना ही हूँ। फिक्र मत करो, हाथ इधर लाओ, खुद हथियार टच करके देख ले कि काम करता है या नहीं। अभी भी हिम्मत है मेरे में। लियू फे को लगा उसके साथ स्कैम हुआ है। वो गुस्से और डर में बोली, बकवास बंद करो, मुझसे दूर रहो, मैं पुलिस बुला रही हूँ। पुलिस आ गई। बुड्ढा थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर उसे याद आया कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के टाइम भी ऐसे पुलिस केसेस होते थे। तब उसने अपने कपड़ों में से एक आईडी निकाली। पुलिस ऑफिसर ने आईडी देखी तो और भी कंफ्यूज हो गया। आईडी का कवर हल्का ब्लू था और डबल फोल्ड टाइप का था। वो मॉडर्न आईडी कार्ड जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पहले उसको लगा शायद आर्मी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या कोई फेक डॉक्यूमेंट है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे रिपब्लिक ऑफ चाइना एरा के ऑफिशियल की फोटो दिखी। ऑफिसर बोला, ओल्ड मैन, तुम्हारा नाम यी फेंग है, ये आईडी कहाँ से मिली? एंटीक स्टॉल से खरीदी है क्या? फिर ऑफिसर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, ड्रामा मत करो, असली आईडी निकालो। यी फेंग कामली बोला, मेरे पास और कोई आईडी नहीं है। ऑफिसर ने उसकी फोटो देखकर बोला, फोटो तो काफी रियलिस्टिक बनवाई है, इतने सालों में कितनी बार सेंसस हुआ होगा। ऑफिसर का पेशेंस टूटने लगा था। उसने सोचा बुड्ढा कोऑपरेट नहीं कर रहा। तब यी फेंग ने धीरे से समझाया, 70-80 साल पहले दुनिया में बहुत केओस था, इसीलिए मैं पहाड़ों में चला गया था। फिर उसने सीधा बोला, मैं 1900 में पैदा हुआ था, अब मेरी एज 124 साल है। उसने नॉर्मल टोन में ऐड किया, तो बताओ क्या मुझे डबल जीरोस का किड कहना गलत है? ये सुन के लियू फे भी उसको देखने लगी। उसको ऑनलाइन वाली बात याद आ गई। एक बार उसने यी फेंग से पूछा था, तुम 90s के हो या डबल जीरोस के? तब यी फेंग को मॉडर्न स्लैंग का समझ नहीं आया था। उसने पूछा, 90s और डबल जीरोस क्या होते हैं? लियू फे ने एक्सप्लेन किया, जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए हैं उन्हें डबल जीरोस किड बोलते हैं। यी फेंग ने कैजुअली जवाब दिया, अच्छा तो मैं भी डबल जीरोस का किड हूँ। अब सबको समझ आ गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे। फेंग हेल्पलेस स्माइल के साथ बोला, लगता है ओल्ड मैन ने झूठ नहीं बोला, ये सच में डबल जीरोस किड है, बस 1900 वाला। फिर वो अंदर ही अंदर सोचने लगा, मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे 120 साल का डबल जीरोस का किड देखना पड़ा। उसने मजाक में सोचा, हाइट प्रॉब्लम नहीं होती, एज भी गैप नहीं होता, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने लगे तो जनरेशन गैप का क्या होगा? इसी बीच ऑफिसर वैंग को चीफ का फोन आया। चीफ ने पूछा, तुमने फोटो में जो आईडी नंबर भेजा था उसमें 008 नंबर नोटिस किया? ऑफिसर वैंग बोला, हाँ सर। चीफ सीरियस टोन में बोला, अगर नए ग्रेट जिया रिकॉर्ड्स में भी इस आदमी का वही नंबर है तो ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फिगर है। फिर चीफ ने वार्निंग दी, उसे ऑफेंड मत करना, संभाल कर डील करो। ऑफिसर वैंग तुरंत सीरियस हो गया, जी सर समझ गया। फोन रखने के बाद उसका एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया। वो रिस्पेक्ट के साथ बोला, सर आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड है। फिर यी फेंग ने पूछा, मेरा एक बेटा था, नाम यी चाइशान, पता नहीं अब जिंदा है या नहीं, क्या तुम उसके डिसेंडेंट्स ढूंढ सकते हो? ऑफिसर वैंग ने तुरंत कहा, बिल्कुल। फिर उसने कैजुअली ऐड किया, अगर आपके डिसेंडेंट्स ना मिले तो गवर्नमेंट आपको नर्सिंग होम भेज देगी और 5 गारंटीज बेनिफिट्स भी मिल जाएंगी। मगर यी फेंग ने सीधा मना कर दिया, उसकी जरूरत नहीं। तभी लियू फे ने एक नोट दिया। उसने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि उनके बीच कोई गलत रिलेशनशिप नहीं था। वो यी फेंग से सिर्फ एकेडमिक और सीरियस टॉपिक्स पर बात करती थी। उसका मतलब ये भी था कि फ्यूचर में यी फेंग उसका मेंटोर बन सकता है। सच में ऑनलाइन चैट्स में दोनों ने कभी फ्लर्ट या रोमांटिक बातें नहीं की थी, लेकिन यी फेंग के दिल में धीरे धीरे फीलिंग्स आने लगी थी। उसने सोचा, लियू फे सच में बहुत सुंदर है। उसकी जेंटल और चार्मिंग अपीयरेंस देखकर उसको अपनी पुरानी बीवियों की याद आ गई। ऑफिसर वैंग फिर से बोला, सर आप यहाँ वेट करिए, डिसेंडेंट्स के बारे में न्यूज मिलते ही बताता हूँ। यी फेंग बस मुस्कुरा दिया और सिर हिला दिया। लगभग आधे घंटे बाद ऑफिसर वैंग वापस आया। उसके हाथ में लेटेस्ट सर्च रिजल्ट थे। वो एक्साइटेड होकर बोला, सर हमें आपके डिसेंडेंट्स मिल गए। ये सुनते ही यी फेंग की आंखें चमक उठी। उसने इमोशनल होकर बोला, तो यी फैमिली की ब्लड लाइन अभी भी जिंदा है? ऑफिसर वैंग बोला, मेरे हिसाब से वो आपकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर होनी चाहिए। फिर उसने टेबल पर रखा लैंडलाइन उठाया और शंघाई का एक नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही वो बोला, हेलो मिस यी यूए, सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ऑफिसर वैंग ने फोन पे भी बोला, प्लीज हमें स्कैमर मत समझना, यहाँ एक ओल्ड मैन है जो 120 साल से भी ज्यादा का है और उसके दिए हुए क्लूज के अकॉर्डिंग तुम शायद उसकी डिसेंडेंट हो। एक बार आकर मिल लो, शायद फैमिली रिलेशन कंफर्म हो जाए। फोन के दूसरी साइड ये यूवे पूरी तरह
कंफ्यूज्ड हो गई। उसके पास बैठी उसकी फ्रेंड वैंग जियाओ जाओ भी ये सब सुन रही थी। वैंग जियाओ जाओ ने बोला, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, 3-4 जनरेशन बाद तो डीएनए टेस्ट भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ऑफिसर वैंग ने फोन पर कहा, वैसे भी एक बार आ जाओ। बेचारा ओल्ड मैन बहुत सालों तक अकेला पहाड़ों में रहता रहा। ये यूए ने थोड़ा हेसिटेट करके फाइनली ओके बोल दिया। फोन कट होते ही वैंग जियाओ जाओ ने उसे सीधा पूछा, तू सीरियसली जा रही है? देख, अगर वो सच में तेरा एंसेस्टर निकला तो तू सच में उसे घर लाएगी? फिर उसने प्रैक्टिकल बात बोली, तेरा शंघाई में बस 50 स्क्वायर मीटर का छोटा सा अपार्टमेंट है, वो भी फ्यूचर मैरिज के लिए संभाल के रखा है। मैं ये नहीं कह रही कि एंसेस्टर की रिस्पेक्ट मत कर, पर तेरे पास रिसोर्सेज भी तो नहीं है। वैंग जियाओ जाओ एक्चुअली ये यूए की क्लासमेट थी और रियलिस्टिक सोच रही थी। उसने एनालिसिस करते हुए बोला, सिंपल बात है, अगर तू रिलेटिव्स एक्सेप्ट नहीं करेगी तो गवर्नमेंट ओल्ड मैन का ख्याल रखेगी। तू कभी कभी नर्सिंग होम में मिलने भी जा सकती है। ये यूए ने उसकी बात सुनी, फिर धीरे से बोली, जो भी हो, इतने पुराने एंसेस्टर का जिंदा होना कोई छोटी बात नहीं है, कम से कम एक बार मिल तो लेती हूँ। लगभग 15 मिनट बाद ये यूए शंघाई पुलिस स्टेशन पहुँच गई। ऑफिसर वैंग ने उसको देखा और अंदर ही अंदर सोचा, ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है। फिर उसने यी फेंग की तरफ मुड़कर बोला, सर अब आप खुद इनसे बात करिए। ये यूए ने भी पहली बार ध्यान से यी फेंग को देखा। सफेद बालों वाला बहुत ही बूढ़ा आदमी। उसके दिमाग में तुरंत थॉट आया, क्या ये सच में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं? तब यी फेंग ने अपने कपड़ों में से एक पुरानी फोटो निकाली और टेबल पर रख दी। उसने बोला, ये मेरी और तुम्हारे ग्रैंडफादर यी चाइशान की फोटो है। उसका जन्म अराउंड 1930 हुआ था, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। ये यूए तुरंत पास आई और फोटो ध्यान से देखने लगी और शॉकिंगली फोटो में जो आदमी था वो सच में उसके ग्रैंडफादर यी चाइशान ही थे। यी फेंग ने फिर से पूछा, क्या चाइशान ने कोई फैमिली ट्री या जिनोलॉजी रिकॉर्ड छोड़ा था? चेक करना, उसमें मेरा नाम डेफिनेटली होगा। ये सुनते ही ये यूए एकदम फ्रीज हो गई। उसको याद आया कि उनकी फैमिली में सच में एक पुराना फैमिली ट्री था और उसे वेजली याद भी था कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम यी फेंग ही था। अब उसके दिमाग में थॉट्स तूफान की तरह चलने लगे। तभी यी फेंग ने देखा कि वो चुप है, तो उन्होंने लंबी सांस निकाली और बोला, अगर तुम्हें लगता है मैं बर्डन हूँ तो मैं खुद को सपोर्ट कर सकता हूँ। साइड में खड़े ऑफिसर वैंग ने तुरंत बोला, ओल्ड सर, आप इस एज में खुद को कैसे सपोर्ट करेंगे? यी फेंग कामली बोला, मेरे पास बैंक सेविंग है। ऑफिसर वैंग एकदम शॉक हो गया, क्या आपके पास अभी भी बैंक सेविंग है? कितनी? यी फेंग ने बिल्कुल नॉर्मल टोन में जवाब दिया, 6 बिलियन। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। ऑफिसर वैंग ऑलमोस्ट चिल्लाया, 6 बिलियन? फिर उसने सोचा, रुको, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले पुराने पैसे होंगे ना? यी फेंग ने सिर हिलाकर मना किया, नहीं, ग्रेट जिया पीपल्स बैंक का पैसा है। फिर उसने एक पुराना डिपॉजिट स्लिप निकाला और बोला, ये मेरा डिपॉजिट प्रूफ है। ऑफिसर वैंग ने स्लिप को ध्यान से देखा और शौक में बोला, ये तो सच में ग्रेट जिया पीपल्स बैंक का सर्टिफिकेट लग रहा है, शायद आज भी पैसे निकाले जा सकते हैं। फिर मजाक में बोला, इतने सालों का इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा तो पैसे और भी मल्टीप्लाई हो गए होंगे। उसने एक्साइटेड होके यी यूए से कहा, मिस यी यूए, आपके घर में तो लिटरली ट्रेजर निकला। तब यी फेंग ने पोलाइटली पूछा, यंग लेडी, क्या तुम मेरे साथ बैंक चलोगी? यी यूए ने हल्का सा स्माइल करके कहा, मुझे यी यूए बुला लीजिए, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। लेकिन उसने अभी भी उन्हें ग्रेट ग्रैंडपा नहीं बुलाया और रीजन पैसा नहीं था। अगर वो ग्रीडी होती तो अपनी फ्रेंड वैंग जियाओ जाओ की बात मान लेती और पुलिस स्टेशन आती ही नहीं। थोड़ी देर बाद दोनों पुलिस स्टेशन से निकल गए। यूए ने यी फेंग को वॉक करते हुए बैंक की तरफ ले गई। पीपल्स बैंक का साइन हर जगह था, इसलिए उन्हें बैंक ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। कुछ ही मिनट में वो एक बड़े से बैंक ब्रांच के सामने पहुंच गए। बैंक के अंदर जाते ही यूए बोली, ग्रैंडपा आप यहाँ बैठकर रेस्ट कीजिए, मैं नंबर टोकन और रिसीप्ट लेके आती हूँ। उसने यी फेंग को वेटिंग एरिया में बिठा दिया। यी फेंग चुपचाप आसपास देखने लगा। बैंक की हर चीज उसके लिए नई और अजीब थी। मॉडर्न मशीन्स, स्क्रीन्स, काउंटर्स। 100 साल पहाड़ों में रहने के बाद उसके लिए ये सब बिल्कुल नई दुनिया जैसा था। यूवे ने नोटिस किया यी फेंग यहाँ वहाँ देख रहा था, तो यूवे आराम से यी फेंग के पास आकर बैठी और हल्की आवाज में पूछा, आपके पास जो 5 बिलियन है, पहले कितना विड्रॉ करने का प्लान है? फिर थोड़ा हेसिटेट करके बोली, शायद पहले कुछ बिलियंस निकाल लेते हैं फैमिली एसेट्स सेटल करने के लिए, ठीक है? यी फेंग ने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, हाँ, कुछ बिलियंस काफी होने चाहिए। बाहर से यूवे काम दिख रही थी, लेकिन अंदर ही उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार 5 बिलियन कोई छोटी अमाउंट नहीं थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो पैसा टेक्निकली उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का था। कोई भी इंसान इतने पैसे सुन के इमोशनल या एक्साइटेड हो ही जाता, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल कर रही थी क्योंकि उसे डर था कि यी फेंग कहीं उसको मटीरियलिस्टिक ना समझ ले। थोड़ी देर के बाद उसका टोकन नंबर आ गया। वो काउंटर पर गई और एक मिडिल एज फीमेल टेलर को डिपॉजिट स्लिप देते हुए बोली, हेलो, क्या आप प्लीज चेक कर सकती हैं कि इससे पैसे विड्रॉ हो सकते हैं या नहीं?
नहीं। फीमेल टेलर ने स्लिप देखी और कंफ्यूज हो गई। उसने कहा ये क्या है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। यूए ने एक्सप्लेन किया, ये बहुत पुराने टाइम की डिपॉजिट स्लिप है, तब लोग इसे विलेज स्लिप बोलते थे। टेलर ने ध्यान से स्लिप खोला। वो 2 पेज फोल्ड टाइप का था। लेफ्ट साइड पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी और राइट साइड पर एक बहुत बड़ा रेड स्टैम्प था। उस स्टैम्प पर क्लियरली लिखा था पीपल्स बैंक ऑफ ग्रेट एशिया और अमाउंट वाले सेक्शन में क्लियरली 6 बिलियन लिखा हुआ था। लेकिन टेलर और भी कंफ्यूज्ड हो गई। उसने सीधा पूछा, आपके पास पासबुक या बैंक कार्ड है? हम इस पेपर के बेसिस पर डायरेक्टली पैसे एक्सचेंज नहीं कर सकते। एक्चुअली टेलर को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये असली डॉक्यूमेंट्स है या फेक, इसलिए वो सीधा बात कर रही थी। उसने फिर कहा, हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये रियल है या फेक, क्या पता ये किसी एंटीक मार्केट से मिला हो। क्या हम बस ऐसे ही इतने पैसे कैश कर दें? बेटर होगा किसी नॉलेजेबल पर्सन को दिखा दो। यूए तुरंत सीरियस हो गई। वो बोली, ये डेफिनेटली असली है, पुलिस स्टेशन में ऑफिसर ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। टेलर ने हाथ उठाते हुए बोला, ओके ओके, 1 मिनट वेट कीजिए। काउंटर टेलर की लड़की बैंक के बैक ऑफिस में गई और बैंक मैनेजर को ढूंढा। उसने शॉर्ट में पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी। बैंक मैनेजर चेन जिंग कुछ देर सोचने लगा और बोला, क्या कस्टमर गलती से गलत चीज ले आया है? ये तो 70 साल पुराना डिपॉजिट स्लिप है। काउंटर टेलर लड़की बोली, मैंने कस्टमर से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने गलत चीज नहीं उठाई, वो स्पेसिफिकली पैसे निकालने आए हैं। बैंक मैनेजर बोला, ठीक है, अब मैं इस मैटर को खुद हैंडल करता हूँ। तो रिस्पॉन्स में ओके ओके कहकर काउंटर टेलर की वो लड़की सुकून की सांस लेती है। उसके तुरंत बाद मैनेजर यीफेंग और उसकी पोती के पास आया। ओल्ड सर, आपका डिपॉजिट स्लिप 70 साल पुराना है, क्या हो सकता है कि आप गलती से कुछ और लेने आए हो और आपको पता ना हो? यीफेंग ने शांत आवाज में कहा, मैंने गलत चीज नहीं ली, अगर पैसे निकाले जा सकते हैं तो प्लीज जल्दी निकाल दीजिए, मुझे घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे चाहिए। मैनेजर ने अपोलोजेटिक एक्सप्रेशन के साथ समझाया, सॉरी सर, हम वाकई ये पैसे कैश नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? यूए ने पहले कहा था कि पैसे डाजिया के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना में डिपॉजिट किए गए थे और करेंसी भी उसी बैंक की है, तो फिर पैसे क्यों विड्रॉ नहीं हो सकते? अगर सब चीजें ठीक हैं, पैसे विड्रॉ क्यों नहीं हो सकते? मैनेजर ने बड़े पेशेंटली समझाया, सर आप प्लीज एंग्शियस या अपसेट मत हो जाइए। 1950 की शुरुआती इकोनॉमिक सिचुएशन और आज की इकोनॉमी में जमीन और आसमान का फर्क है। दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, कंपेयर नहीं की जा सकती। आज के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपके इस डिपॉजिट सर्टिफिकेट की प्रैक्टिकल वैल्यू और परचेजिंग पावर बहुत कम रह गई है। लेकिन अगर आप इंसिस्ट करते हैं पैसे विड्रॉ करने के लिए, तो हम आपको सिर्फ 5 लाख कैश आउट कर सकते हैं। 5 लाख? ये कैसे हो सकता है? इस अकाउंट में तो पूरे 6 बिलियन है। अब आप कह रहे हो कि सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। ये रिजल्ट्स हायर अप्स और हमारे बीच बार बार डिस्कशन के बाद निकला है। 1950 की अर्ली पीरियड में राजिया डायनेस्टी तबाही के बाद दोबारा रिबिल्ड हो रही थी। उस वक्त प्राइसेस बहुत रैपिडली बढ़ रहे थे और बैंक नोट्स ऑलमोस्ट वर्थलेस हो चुके थे। बाद में जब सिचुएशन स्टेबल हुई और सब कुछ ट्रैक पर आया, तब पहली सेट की डाजिया करेंसी को दूसरी सेट की डाजिया करेंसी से रिप्लेस किया गया। एक्सचेंज रेट 10,000 युआन 1 युआन तक पहुंच गया। मतलब पहली करेंसी के 30,000 युआन सिर्फ दूसरी करेंसी के 1 युआन के बराबर थे। यूए ने डिसबिलीफ में कहा, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 5 बिलियन युआन सिर्फ लगभग 1,50,000 युआन ही बनते हैं। हाँ, और आज के जमाने में 1,50,000 युआन की वैल्यू लगभग 3 लाख युआन के इक्वल मानी जाती है। अगर इतने सालों का इंटरेस्ट ऐड करे तो वैल्यू अराउंड 3 टाइम्स हो जाती है। इसलिए 5 लाख युआन ठीक ही बैठता है। 5 लाख युआन भी ठीक है, वैसे भी सिचुएशन ऐसी ही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे लगता है इतने पैसों से शंघाई में एक अच्छा घर खरीद लूंगा। ये फेंग को फाइनल रिजल्ट ज्यादा अनएक्सेप्टेबल नहीं लगा। पैसे उसके लिए ज्यादा मीनिंग नहीं रखते थे। मैनेजर ने ये फेंग की तरफ देखा लेकिन कुछ और नहीं बोला। यूए भी चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। आजकल के शंघाई में 5 लाख युआन से तो घर क्या बाथरूम भी मुश्किल से मिलता है, और वो भी बहुत क्रैम्प्ड कंडीशन में। लेकिन फिर भी यूए डिसअपॉइंटमेंट या एनॉयड नहीं हुई। ओल्ड मैन के लिए न्यू एरा का ड्रैगन ट्रेवल कार्ड बनवाने के बाद वो रिस्पेक्टफुली ये फैन को बैंक से बाहर ले गई। नए एरा में पर्सनल कार्ड यूज करने के लिए जो आईडी चाहिए थी वो बीरू में सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी थी। उसके बाद यूए का पहला काम था ये फैंग के ग्रैंडफादर के लिए कुछ सूटेबल कपड़े और 2 युआन से ज्यादा का एक डोमेस्टिक मोबाइल फोन खरीदना। ये सारी
सारे एक्सपेंसेस उसने अपनी पॉकेट से पे किए बिना यी फेंग के एग्रीकल्चर बैंक अकाउंट के 5 लाख युआन को टच किए। ये देखकर यी फेंग बहुत खुश हुआ। आखिर में यी फेंग के ग्रैंडफादर को अपने अपार्टमेंट वापस ले आई। जैसे ही वो अंदर आए, यी फेंग कंप्लेन किए बिना नहीं रह सका। या तुम लोग यूजुअली यहाँ रहते हो? एंसेस्टर, क्या आपको पता है ये शंघाई है, यहाँ हर इंच जमीन बहुत प्रेशियस है। अगर ये जगह बिजी डाउनटाउन एरिया में है, यहाँ रहना ऑलरेडी काफी अच्छी कंडीशन में जाता है। लेकिन यी फेंग कंप्लेन करता रहा कि जगह बहुत छोटी है, उसके पुराने घर के किचन से भी छोटी। उसे अपना पुराना घर याद आया, एक ह्यूज कोर्टयार्ड हाउस जो इस जगह से 10 गुना बड़ा था, जिसमें आर्टिफिशियल हिल्स, गार्डन्स, पॉन्ड और बहुत सारी सीनरीज थी। यूवे इरिटेट होकर बोली, ये जगह सिर्फ 50 स्क्वायर मीटर की है, इसके पैसे में तो 2 डजन विलेज किचन्स आ जाएंगे। उस रात यी फेंग ने यूवे के अपार्टमेंट में डिनर किया। उसके चेहरे पर पूरे वक्त स्माइल थी। शायद अब उसकी जिंदगी में बस ये एक होप और विश बच गई थी। कल्टीवेशन का रास्ता कब का कंप्लीटली बंद हो चुका था, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। अब उसके लिए सिर्फ फैमिली रियूनियन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, और उसकी फैमिली ने उसकी ओल्ड एज और वीकनेस की वजह से उसे डिसलाइक नहीं किया। ये बात यी फेंग को बहुत सुकून देती थी। ये जगह बहुत छोटी है, यहाँ रहना काफी क्रैम्प्ड लगता है। मेरे पास कैपिटल में कुछ पुराने कोर्ट यार्ड हाउसेज भी हैं, वो एम्परर ने रिवॉर्ड में मुझे दिए थे, इसलिए शायद उनकी काउंट नहीं होती, वरना मैं तुम्हें एक ब्राइड और स्पेशियस घर में ले जा सकता था। यी फेंग ने रिग्रेट के साथ कहा और अपनी पॉकेट से कुछ इले पड़ चुके पुराने लैंड डीड्स निकाले। उनमें से एक लैंड डीड किस चीज पर लिखा था, वो इनकम्प्लीट रिसीट्स और डिपॉजिट स्लिप्स पर लिखा गया था, जो एम्परर के थ्रोन पर आने के अर्ली डेज में इशू किए गए थे। ग्रेट जिया डायनेस्टी के बिल्कुल शुरुआती दिनों के डॉक्यूमेंट्स, और उनकी वैल्यू हजारों लाखों गुना बदल चुकी थी। ये सब उस जमाने के हैं जब एम्परर ब्रेड रखता था, इसलिए अब इनकी वैलिडिटी और भी कम है, बिल्कुल बेकार जैसे। उस वक्त बैंक में जो ओल्ड सिल्वर नोट्स डिपॉजिट किए गए थे, वो भी अब यूजलेस हो चुके हैं। अगर असली सिल्वर बचा होता तो शायद उनकी कुछ वैल्यू होती। इन सिल्वर नोट्स के बारे में भूल जाओ, इनके बारे में सोचना भी मत। यी फेंग ने मुंह खोला जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आखिर में चुप हो गया। सिल्वर इनगोट्स और गोल्ड इनगोट्स, वो सारी वैल्यूएबल चीजें उसने सब उस ब्रैट ओनियन के लिए छोड़ दी थी। उस ब्रैट ने कैसे इमेजिन किया होता कि फ्यूचर में सब कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर उसे पहले से पता होता कि सिचुएशन ऐसी बनेगी, तो वो जरूर कोई बड़े बड़े संदूक सोने से भर कर रख देता। सिर्फ यी फेंग ही रिग्रेट फील नहीं कर रहा था, यूवे तो और भी ज्यादा रिग्रेट हो रही थी। रोज के इतने इमोशनल अप्स एंड डाउन्स ने उसे बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया था। शुरू में उसे लगा था कि उसके एंसेस्टर के पास पूरे 5 बिलियन है, लेकिन फिर वो जायंट अमाउंट अचानक श्रिंक होकर सिर्फ 5 लाख बन गया। एंसेस्टर, आज रात आप मेरे बेडरूम में सो जाइए, मैं बाहर फ्लोर पर सो जाऊंगी, और कल मैं बाहर जाकर कोई बड़ा रेंटल प्लेस ढूंढूंगी ताकि हम शिफ्ट हो सके। घबराइए मत, वो 5 लाख आप अपने पास रखिए, मैं आपके डेली एक्सपेंसेस हैंडल कर लूंगी। यूए की आवाज में बहुत डिटर्मिनेशन थी। उसके लिए ये ऑलरेडी मिरेकल जैसा था कि उसका एंसेस्टर इतना लंबा जी पाया। उसे अपने पेरेंट्स की प्रॉपरली केयर करने का चांस नहीं मिला था, इसलिए वो अब उस रिग्रेट को पूरा करना चाहती थी। और उसे अपने ग्रैंडफादर को ये भी कहते सुना था कि अगर कभी चांस मिला तो वो अपने एंसेस्टर को जरूर ढूंढने की कोशिश करेगा। वो क्लियरली देख सकती थी कि उसके ग्रैंडफादर यी फेंग को बहुत एडमायर करते थे। ठीक है, फिर अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ मिलना कितना अच्छा लग रहा है, यी फेंग ने प्यारी सी स्माइल के साथ सोचा। वो धीरे धीरे अपनी कैन के सहारे लेटा हुआ बेडरूम की तरफ चला गया कुछ खाने के लिए। वैसे तो उसे कैन की जरूरत नहीं थी, लेकिन ओल्ड और वीक देखने का नाटक करना अटेंशन अवॉइड करने के लिए यूजफुल था। यूवे नीचे देखकर रेंटल लिसनिंग ब्राउजर कर रही थी, लेकिन काफी देर तक उसे कोई सूटेबल जगह नहीं मिली। फिर उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को टेक्स्ट किया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ज्यादा शॉक मत होना, मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर मिल गया, लेकिन अभी मेरे पास हैंडल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लियूफे ने हल्का सा फ्रोन किया। आज उसका सच में एक ओल्ड मैन के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, और वो आदमी 100 साल से भी ज्यादा उम्र का था, लेकिन उसने उस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं सोचा। उसने रिप्लाई किया, तो फिर सीधा मेरे घर आ जाओ, वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ, इतना बड़ा घर है, सिर्फ मेरे लिए ज्यादा ही है, मैं अकेली नहीं आ रही, मैं अपने पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स को भी साथ लाऊंगी। तो क्या हुआ, हमारे रिलेशनशिप में इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे रिलेटिव कुछ टाइम के लिए यहाँ आकर रह सकते हैं, और मैं उनका ख्याल रखने में हेल्प कर दूंगी। और वैसे भी तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की एज देखकर लगता है कि उन्हें एलिवेटर की आदत बिल्कुल नहीं होगी, स्टीप स्टेयर्स चढ़ना तो और भी मुश्किल होगा, इसीलिए पुरानी बिल्डिंग्स जहाँ एलिवेटर नहीं होते वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। और नई बिल्डिंग्स में एलिवेटर होने के बाद भी कई एल्डरली लोगों को चक्कर और नोजिया फील होता है, वो हैंडल
हैंडल नहीं कर पाते विला ही सबसे बेस्ट और सूटेबल चॉइस है। मेरे पास वैसे भी एक्स्ट्रा जगह है। लियू फे को इस बात की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। बहुत से एल्डरली लोग एलिवेटर में डीजी और नोजिया फील करते हैं। यूए ने थोड़ा सोचा और उसे भी लगा कि बात रीजनेबल है। उसने मैसेज का रिप्लाई दिया, तो फिर मैं तुमसे फॉर्मेलिटी नहीं करूंगी, मैं हर मंथ तुम्हें रेंट दूंगी, एक पैसा भी कम नहीं। अरे बस जल्दी आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। उसने पर्सनली यूवे को पहले बताया था कि उसे वो 00 बोर्न ऑनलाइन फ्रेंड बहुत पसंद है और वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन एंड में क्या निकला? बिल्कुल हिलेरियस सिचुएशन। एक 120 साल का 00 पैदाइशी आदमी लीव कर सकती हो। यूए ने टीजिंग टोन में मैसेज भेजा, तुम आज अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलने नहीं गई थी? या वो बिल्कुल तुम्हारी इमेजिनेशन जैसा नहीं था? हैंडसम, डैशिंग और रिफाइंड देखते ही तुम फ्लैट हो गई होगी। लियू फे इस बात से काफी ट्रबल्ड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब करे। बस उस बात को छोड़ो, बाद में प्रॉपरली बताऊंगी। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, मेरे पास बोलने के लिए इतनी सारी बातें हैं। ऐसा नहीं था कि वो आदमी अनअट्रैक्टिव या डिसअपॉइंटिंग था। सच तो ये था कि अगर वो ओल्ड मैन कुछ साल यंगर होता तो वो डेफिनेटली बहुत हैंडसम होता, इसमें कोई डाउट नहीं था। ओके, अभी के लिए यही स्टॉप करते हैं। कल ओल्ड मैन को लेकर आ जाना, मैं यही वेट करूंगी। अगली सुबह जब अच्छी तरह रोशनी हो चुकी थी, यूवे यी फेंग को लेकर सर्बन विला पहुंच गई। जल्दी ही एक परफेक्टली प्रोपोर्शन्ड यंग वुमेन उन्हें रिसीव करने बाहर आई, लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत खुशी से कंफ्यूजन में बदल गया। ये देखकर यूवे सरप्राइज हो गई। यूवे ने अपनी दोस्त से पूछा कि क्या हो गया, हमें देखकर इतना शौक क्यों लग रहा है? लियू फे ने देखा, मिस्टर यी आप भी साथ आए हो? दोनों वुमेन के शॉक्ड एक्सप्रेशन और नजरें देखकर यी फेंग के पास एक्सप्लेन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ये लड़की बहुत अच्छी और काइंड हार्टेड है। शंघाई आने से पहले मेरा इसी से ही थोड़ा कनेक्शन था। यी फेंग ने उनके रिलेशनशिप को बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया, सिर्फ कुछ वर्ड्स में बात खत्म कर दी। उसके सालों के हाई रैंकिंग स्टेटस ने उसमें एक हैबिट डेवलप कर दी थी, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी सिंपल और शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन करने की। इस पॉइंट पर लियू फे को समझ आ गया था कि अब वो बात छुपा नहीं सकती, इसलिए वो शर्मा गई और सच कॉन्फेस कर दिया। मेरा जो ऑनलाइन इंटरेस्ट था तो वो मिस्टर ये ही हैं। यूवे एक सेकंड के लिए स्टन रह गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी। वो इतना हंसी कि ऑलमोस्ट गिर ही पड़ी। लियू फे, तुम तो मुझे हंसा हंसा के मार ही दोगी। जिस आदमी के लिए तुम ऑनलाइन इतनी ऑब्सेस थी, जिसके साथ लाइफ स्पेंड करने की बात करती थी, वो एक्चुअली मेरे एंसेस्टर निकले। क्या अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस है। मैंने कब ऐसी बातें बोली? रूमर्स मत फैलाओ। लियू फे ने तुरंत डिनाई करना शुरू कर दिया और बहुत स्ट्रांगली डिनाई किया। ये बात बहुत एम्बैरेसिंग है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें इतनी बड़ी बात ही क्या है? हाइट कभी प्रॉब्लम नहीं होती, टेंशन मत लो। उम्र भी कभी बैरियर नहीं होती, इन चीजों की चिंता मत करो। आज से तुम्हारी सीनियोरिटी तो मुझसे बहुत ज्यादा हो गई। ग्रेट ग्रैंडमा, मेरा प्रणाम एक्सेप्ट कीजिए। कैसी हो आप? ये सुनकर लियू फे का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसका मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें छुप जाए। वो जल्दी से उन दोनों को रूम्स तक ले गई और सेटल कर दिया। यी फेंग ने दिल से ग्रेटिट्यूड और सिंसियर थैंक्स एक्सप्रेस किया। कल ही उसने अपनी ग्रेट ग्रैंडडॉटर से सुना था कि लियू फे हमेशा यूवे का बहुत ख्याल रखती थी। असल में लियू फे की क्लासमेट भी एक कंपनी बॉस थी। लियू फे ने जल्दी से हाथ हिलाकर कहा, इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। यूवे और मैं बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। अब जब आप यहाँ रह रहे हैं तो मैं आपसे अपने क्वेश्चंस और डिफिकल्टीज पूछ सकती हूँ। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिस्टोरिकल टेक्स्ट स्टडी करते हैं, लेकिन सर आप तो उस एरा में खुद जी चुके हैं। फिलहाल लियू फे की यी फेंग के लिए जो अफेक्शन थी वो सिर्फ एक वजह से थी, उसके कंट्री के हिस्ट्री के बारे में यी फेंग की इनक्रेडिबली डीप अंडरस्टैंडिंग। और जहाँ तक रोमांटिक फीलिंग्स की बात थी, जैसे ही उसे पता चला कि सामने वाला आदमी 120 साल का है, वो सारी एम्बिशियस फीलिंग्स हवा हो गई। इंसान पत्थर या लकड़ी से नहीं बने होते और एक महीने तक एकेडमिक एक्सचेंज के बाद नेचुरली अटैच हो सकता है, लेकिन एक यंग लड़की जो अपनी लाइफ के प्राइम में हो, उसे एक 120 साल के आदमी को रोमांटिकली पसंद करने की एक्सपेक्टेशन रखना सच में एक मजाक था। यी फेंग ने सीरियसली नोट किया और जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिपब्लिक ऑफ चाइना मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। तुम मुझसे जो पूछना चाहती हो पूछ सकती हो। यी फेंग को सेटल करने के बाद यूवे लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करने की प्रिपरेशन करने लगी। यी फेंग का पूरा फोकस अब अर्निंग्स और लिविंग पर था। उसके रूम में बैठकर सीनरी एडमायर करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो ज्यादा टाइम यूवे के साथ स्पेंड करना चाहता था। एक जगह खड़े होकर उसने सराउंडिंग हाउसेस की डेकोरेशन और फर्निशिंग को केयरफुली ऑब्जर्व किया और बिना साई किए रह नहीं सका। ये एरा सच में बहुत अच्छा है। लोगों की लाइफ
लाइफ पहले से कितनी ज्यादा बेटर हो गई है। आज यूवे ने इंडोर ब्रॉडकास्ट चूज नहीं किया था, उसने आउटडोर लोकेशन पिक की थी। इसलिए यीफेंग के पास विला के बाहर स्ट्रोल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बाहर एक छोटा बेसबॉल कोर्ट था और यूवे ने पहले ही बेसबॉल हुप के नीचे एक फोन सेट कर दिया था। साथ में एक ट्राइपॉड भी लगा दिया था ताकि फोन स्टेबल रहे। यूवे का लाइव स्ट्रीम कंटेंट हमेशा काफी वेरिड होता था। कभी वो बास्केटबॉल खेलकर बॉडी स्ट्रेच करती थी, कभी रनिंग करती थी या कोई और आउटडोर एक्सरसाइज। और अगर आउटडोर लाइव स्ट्रीम होता तो वो और भी कैजुअल मूड में होती। जोक्स मारना, सबको हंसाना, डेली लाइफ की बातें करना, गेम्स खेलकर टाइम पास करना। आज उसने अपना प्रोफेशनल बास्केटबॉल यूनिफॉर्म नहीं पहना था, बस नॉर्मल क्लोथ्स पहने थे जो उसने कैजुअली पहने हुए थे। टाइम कम होने की वजह से उसे जो मिला उसी में ही मैनेज करना पड़ा। डियर व्यूअर्स, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। सबको रियली सॉरी। कल मुझे कुछ काम था जैसे शिफ्टिंग वगैरह और पूरा दिन बिजी थी, इसलिए स्ट्रीम पोस्टपोन्ड करना पड़ा। आज मैं डेफिनेटली मिस टाइम का मेकअप करूंगी। लाइव स्ट्रीम रूम के सब व्यूवर्स ने उसके ब्रॉडकास्ट का बैकग्राउंड देखा, एकदम लग्जरियस विला और उसमें प्राइवेट बास्केटबॉल कोर्ट भी। कोई वंडर नहीं कि कल स्ट्रीम नहीं की। लगता है जॉब कट होने के बाद अचानक अमीर हो गई और विला में शिफ्ट हो गई। स्क्रीन पर कमेंट देखकर